जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न पढ़ेंगे जैसे हमेशा पढ़ते हैं, और ये सभी प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जैसे हमेशा रहता है। और इन प्रश्नों से संबंधित इम्पोर्टेंट बिंदु लिए गए हैं जो हमेशा लिए जाते हैं, और इन प्रश्नों को पढ़ के आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है जैसे हमेशा आता है। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं जैसे हमेशा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है हमारा, चलिए देख लेते हैं जैसे हमेशा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ नहीं रहा है, आ गया तो हाँ। तो पहला प्रश्न है आज, कह रहा है कि ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। अब जब अंग्रेजों का शासन था, दुष्ट अंग्रेजों का भारत में शासन था, तब से ये प्रश्न लिया गया है और एग्जामों में बहुत बार धूम मचाया है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये एक दुष्ट नीति थी जिसको क्या कहा जाता था? व्यपगत सिद्धांत कहा जाता था। तो ये पूछ रहा है कि किसने तैयार किया था, और ये एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोग नहीं जान पा रहे हैं किस एग्जाम में, तो आप लोग जानिए कि एनटीपीसी एग्जाम में ये पूछा गया है, जो कि रेलवे का एक परीक्षा होता है। तो व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, ठीक, ये किसने तैयार की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, जिसने भारत में रेल व्यवस्था का शुरुआत किया था, जिसे रेल का जनक भी भारत में कहा जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डलहौजी को रेल का जनक कहा जाता है क्योंकि 1853 में इसने भारत में क्या शुरू किया था? रेलगाड़ी शुरू की थी, यानी कि वो यात्रा गाड़ी शुरू की थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी को। अब व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था? तो देखिए एक लाइन में यहाँ पे देखिए, भारत में जो राज्य थे, राज्य ढेर सारे प्रांत थे, राज्यों का मतलब राजा लोग का शासन था। तो जो राज्य थे जिनके पास उत्तराधिकारी नहीं थे, कोई भी उत्तराधिकारी का मतलब कोई भी बेटा जिनके पास नहीं था, जिन राज्यों के पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो इन राज्यों को क्या कर लिया जाता था? जिनके पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, उनका जो है, उन राज्यों का किसमें विलय कर लिया जाता था? उनका जो है विलय कर लिया जाता था। अब विलय किसमें किया जाता था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में उनका विलय कर लिया जाता था। किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में उनका विलय कर लिया जाता था। तो ये था आपका व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे राज्य हड़प नीति भी डलहौजी का कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। लेकिन अब यहाँ पे पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया था? सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया था, या फिर राज्य हड़प नीति की शुरुआत कब से हुई थी? कब से शुरुआत हुई थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। गलत हो गया, 1848 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1848 में ही सबसे पहले सर्वप्रथम किसको विलय कर लिया गया था? सर्वप्रथम विलय की बात करें तो 1848 में ही सतारा को विलय कर लिया गया था। किसका? सतारा, एक मिनट, सतारा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे, सेकंड टाइम में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अवध को पूछा जाता है। अवध को कब मिलाया गया था? तो ये 1856 में मिला लिया गया था। और कौन सा आरोप लगा कर के अवध को मिलाया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कुशासन का आरोप लगा करके इसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी का था। व्यक्तिगत सिद्धांत नीति एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया? तो 1848 में सबसे पहले सतारा, महाराष्ट्र में जो पड़ता है, उसका विलय कर लिया गया। अवध को कब विलय किया गया? तो ये 1856 में। और कौन से आरोप के तहत? तो इसमें कुशासन का आरोप लगाया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था? तो इसकी शुरुआत 1848 से मानी जाती है। कब से? तो 1848 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसने किया? डलहौजी ने किया, जिसे रेल का जनक भी कहा जाता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1853 में रेल चलाया हुआ था बेचारा। और उसके बाद मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर। ठीक, और उत्तराधिकारी जिन राज्यों के पास नहीं था, उनका विलय कर लिया जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो ये था आपका राज्य हड़प नीति। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कुछ दिवस के बारे में पूछा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आज तक पूछी गई हैं। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस ये कम से कम हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है, और इनके साथ जो बताए जाएंगे वो भी सभी महत्वपूर्ण है। तो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये
5 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे विश्व मलेरिया दिवस का अगर आपसे पूछे कि ये मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मनाते हैं 25 अप्रैल के दिन। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल के दिन। उसके बाद मलेरिया दिवस हो जाएगा। उसके बाद क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाते हैं, अभी हाल ही में मनाया गया 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। कब? 26 नवंबर के दिन। अगर आपसे पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये 1 दिसंबर को मनाते हैं, अभी हाल ही में मनाया गया 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। ठीक, यूएनओ दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाते हैं, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ बोले जाता है, यूएनओ का दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर के दिन, क्योंकि 24 अक्टूबर के दिन इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस कब मनाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो ये दिवस जो है जैव विविधता दिवस ये 22 मई के दिन मनाते हैं। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे ये मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस। तो इतनी डेट आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, सभी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाते हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन, एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन, और WHO की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर के दिन, और जल दिवस 22 मार्च के दिन, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन, और जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। ये सभी अपने कॉपी में आप लोग नोट करेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों ने मैसूर को कितनी बार युद्ध में पटका। तो देखिए यहाँ पे जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध हुआ था कुल 4 बार हुआ था। अब चारों को हम लोग पढ़ लेते हैं, चारों को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है। इतिहास से संबंधित जब अंग्रेज भारत में आ गए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। तो यहाँ पे इस क्लास की खास बात ये है कि यहाँ पे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके सभी का रिवीजन यहाँ पे आपका होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए जो मैसूर के साथ अंग्रेजों का जो पहला युद्ध हुआ था, मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध बोला जाता है, वो हुआ था 1767 से लेकर के 1769। और ये जो पहला वाला युद्ध था ये समाप्त जब हुआ था, कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए ये मतलब इसके समाप्ति के लिए मद्रास की संधि हुई थी। ठीक, और दूसरा वाला जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मैसूर का, ये 1784 से हुआ था। 1780 से 84 चला था, 1780 से 84 तक चला था ये वाला युद्ध। और ये कौन सी संधि के द्वारा समाप्त किया गया था, तो इसके लिए संधि हुआ था आपका मैंगलोर की संधि। कौन सी संधि? मैंगलोर की संधि हुआ था। उसके बाद इसके तहत समाप्त हुआ था। और तीसरा वाला कब चला था, तो ये चला था 1790 से चला था 92 तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब चला था, 1790 से लेकर के 17 इसे संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसे आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा, श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ। अब चौथा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा वाला कब हुआ था, तो चौथा वाला हुआ था 1799 में। और इस युद्ध के दौरान ही श्रीरंगपट्टनम में जो इनकी राजधानी थी टीपू सुल्तान की, श्रीरंगपट्टनम, वहीं पे ही क्या हो गया था, श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी मृत्यु हो गई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, या फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, और टीपू सुल्तान की मृत्यु उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। तो ये भी बातें पूछी जाती है। तो यहाँ से 3-4 बातें पूछी जाती है जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा गया है, आप लोग सब याद रखेंगे। देखिए अंग्रेज और मैसूर के साथ कितने युद्ध हुए, अगर आप लोग इतना तो नहीं याद रख पाते हैं, ये तीनों नहीं याद रख पाते हैं, तो ये चौथा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। तो देखिए
बार बार पढ़ेंगे तो आपको सभी याद हो जाएंगे, क्योंकि हमको पढ़ाते पढ़ाते याद हो जा रहा है, तो आपको पढ़ते पढ़ते जरूर ही याद हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला जो हुआ था वो 1767 से लेकर के 1769 तक चला था और इसको समाप्त किया गया था मद्रास की संधि। और दूसरा वाला जो था वो 1780 से लेकर के 1784 तक चला था और इसको समाप्त किया गया था मैंगलोर की संधि के द्वारा। और चौथा वाला जो होता 1790 से लेकर के 1792 और इसे समाप्त किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। और जो आपके चौथा वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1799 में ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, राजधानी में ये मृत्यु हो गई थी किसकी, टीपू सुल्तान की, और यहीं पे ये युद्ध भी हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। तो इतनी बातें अगर आप लोग ध्यान रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं जैसे हमेशा बढ़ते थे। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी क्लास को शेयर करिए। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से, देखिए ये प्रश्न जो है इकोनॉमी से प्रश्न है। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना बेचना किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसको ई कॉमर्स कहते हैं। जो आप लोग मीशो से कपड़ा खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, अमेजोन, उसी की बात हो रही है। तो इसको क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। इस विधि को ई कॉमर्स चार प्रकार, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के, मुख्य रूप से 4 प्रकार के। जब बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि बिजनेस वाले बिजनेस को सामान सेल करते हैं तो उसको बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। तो ये एक प्रकार हो गया। उसके बाद आप दूसरा वाला हो बिजनेस टू कस्टमर, जो सबसे ज़्यादा चलता है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करते हैं या फिर अमेजोन से कोई सामान ऑर्डर करते हैं, जूता से मीशो से जूता खरीदते हैं, तो ये सभी इसी यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर वाले में आएगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कस्टमर बिजनेस वालों को सामान कुछ बेचते हैं तो वो हो जाएगा कस्टमर टू बिजनेस। और चौथा श्रेणी जो हो जाएगा कस्टमर टू कस्टमर। कभी कभी कस्टमर टू कस्टमर भी अपना डील कर लेते हैं, आपस में कुछ खरीद या बेच लेते हैं, तो कस्टमर टू कस्टमर आ जाएगा। तो ई कॉमर्स व्यवस्था, ये चारों मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था से प्रश्न आया है। अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, अर्थव्यवस्था, अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को आप लोग ध्यान रखेंगे। किसे, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थव्यवस्था का जनक। और उसके बाद आप लोग एक और प्रश्न याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कैसी व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से सामान खरीदना या बेचना किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ई कॉमर्स में। किसे, ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये 4 प्रकार से होता है, सामान खरीदना बेचना 4 प्रकार से। बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस और कस्टमर टू कस्टमर भी होता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। अगर इसी में और भी संशोधन किया जाए तो और भी प्रकार बन जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग बढ़ते हैं साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण प्रश्न। और क्या कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं, यानी कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पे नोट करिए। यहाँ पे देखिए, एक तो आप लोग साहित्य याद रखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक दूसरा आपको शांति का याद रखना, शांति के क्षेत्र में नोबेल, साहित्य शांति। एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये पूछा जाता है कि शुरुआत कब हुई थी, 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगला आप लोग ध्यान रखेंगे, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है, उसके बाद रसायन हो गया, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में। और अगला आपका एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, जो है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे भी दिया गया है एक बार नोबेल चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि इसमें हम भी यहाँ पे प्रश्नों का क्या करते हैं, पोस्टमार्टम, इसी वजह से दिया गया था। तो
इतनी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि ये नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। और किसकी याद में दिया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जब इनकी डेथ हुई थी तो ये वसीयतनामा लिख के गए थे कि हमारे जो पैसा है सब उसके जो ब्याज आता है उससे जो ब्याज इकट्ठा होता है उससे नोबेल पुरस्कार को दिया जाए। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और अगली बात याद रखेंगे, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये नोबेल पुरस्कार इनकी याद में दिया जाता है। ठीक, तो आइए चलिए रिवीजन कर लेते हैं इन प्रश्नों का। अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किसे दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे, रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया था, 1913 में। किसके लिए, तो इनकी एक उपन्यास थी गीतांजलि, गीतांजलि जिसे हमारा जनगण मन अधिनायक जो है राष्ट्रीय गान लिया गया है, उसी के लिए इसे दिया जाता है। ठीक, चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियां होती हैं, तो इसकी 6 श्रेणियां होती हैं। 6 श्रेणियां हमने कौन कौन से बताया कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो कि 1969 से दिया जाता है, और रसायन के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है। और पहले भारतीय जिन्हें नोबेल दिया गया था वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया, और अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। 1901 से शुरुआत हुई थी, डायनामाइट की खोज इन्होंने किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग फेसबुक तो बहुत चलाते हैं, लेकिन फेसबुक के संस्थापक कौन है नहीं जानते। अगर कुछ बच्चे जानते भी होंगे तो कब स्थापना हुआ है ये आप लोग नहीं जानते। तो देखिए, फेसबुक के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक, अभी तो फेसबुक को कौन खरीद लिया है, मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कब इसकी स्थापना करते हैं, तो ये 2004 में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक, और कुछ जैसे कुछ और भी आप हमारे, जैसे अगर आपसे पूछे कि फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है, फ्लिपकार्ट जिससे आप लोग स्वेटर ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट के अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है, फ्लिपकार्ट के संस्थापक की बात करें तो वो है, इसके संस्थापक कौन है, तो फ्लिपकार्ट के संस्थापक की बात करें तो सचिन बंसल। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 लोगों ने किया था, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इन्होंने इसकी स्थापना 2007 में किया था, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में। अगर आपसे पूछे कि अमेजन की स्थापना किसने किया, अमेजन का, तो इसके संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस। कौन है, जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस ने अमेजन की स्थापना कब किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1994 में इसकी स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे कि गूगल की स्थापना किसने किया, गूगल जिसे आप लोग बहुत चलाते हैं, गूगल की अगर आपसे पूछे संस्थापक कब हुई, इसकी स्थापना 1998 में किसने किया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लैरी पेज एंड ब्रिन ने इसकी स्थापना की। ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ये सभी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। तो चलिए इसके रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए, अगर आपसे पूछे कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो ये है मार्क जुकरबर्ग। कौन है, मार्क जुकरबर्ग, 2004 में स्थापना। फ्लिपकार्ट के संस्थापक की बात पूछिए तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जो है 2007 में इसकी स्थापना हुई। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, 1994 में इसकी स्थापना हुई। 1998 में गूगल की स्थापना हुई, लैरी पेज और ब्रिन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। देखिए, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो मलेरिया मुक्त 2024 में 2 देशों को घोषित किया। कौन कौन से देशों को, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो आपका मिस्र को घोषित किया गया, एक तो आपको मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, और दूसरा है आपका काबो बर्डे को घोषित किया गया था। किसे, काबो बर्डे को घोषित किया गया। तो ये 2 देशों का नाम आप लोग याद रखेंगे। अब ये मलेरिया घोषित की बात करें तो अगर आपसे पूछे कि मलेरिया, आपके प्रश्न आएगा आपके दिमाग में कि मलेरिया घोषित कौन करता है, मलेरिया घोषित करने का काम कौन करता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेरिया घोषित किया, ये सभी जो आपके
स्वास्थ्य से संबंधित वर्ल्ड लेवल पे कोई चीज़ करना होता है तो वो WHO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। अभी तक कुल कितने मलेरिया मुक्त देश हैं हमारे पास? कुल देश कितने हैं जो मलेरिया मुक्त हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुल देश कितने हैं जो मलेरिया मुक्त हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कितनी संख्या है? तो मलेरिया मुक्त देशों की संख्या हमारे पास कितनी है? 44 देश हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कितने मलेरिया मुक्त देश हैं? मलेरिया मुक्त देश कितने हैं? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 44 देश हैं जो मलेरिया मुक्त हैं। अब मलेरिया के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मलेरिया के बारे में अगर आपसे पूछे कि मलेरिया का कारक कौन सा मच्छर होता है, तो मच्छर कई प्रकार के होते हैं। तो मलेरिया का कारक पूछे तो कौन से मच्छर होती है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा? मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का कारक होती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ पूछे मलेरिया में तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कारक पूछे तो प्रोटोजोआ, और कौन सा प्रोटोजोआ? तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मलेरिया के दवा के बारे में। मलेरिया का दवा भी एग्जाम में पूछा गया है कि मलेरिया की दवा क्या होती है? तो मलेरिया की जो दवा होती है वो कुनैन होती है। मलेरिया की दवा क्या होती है? उससे क्या बोलते हैं? मलेरिया की दवा को कुनैन बोलते हैं। और कुनैन कैसे बनाया जाता है? कुनैन की दवा कैसे बनाई जाती है? ये सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है। सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है, उसके छाल से बनाया जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो ये मिस्र और बर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। मिस्र और काबो बर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। और कितने देश हैं जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? अभी तक 44 देश हैं जिसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला है मलेरिया का कारक क्या है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण मलेरिया होता है। उसके बाद फिर उसके प्रोटोजोआ कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होती है मलेरिया में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ मिशन यानी कि योजनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो गांधी जयंती के दिन शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 अक्टूबर 2014 के दिन स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। अब हम लोग कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे कि डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल जो इंडिया योजना है वो 1 जुलाई कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2014 के दिन शुरू हुआ था। 1 जुलाई 2015 के दिन कुछ योजनाएं हैं 2015 में शुरू हुई थी। उसके बाद डिजिटल इंडिया हो गया। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये योजना जो है 28 अगस्त 2014 को दिन ये शुरू हुई थी। 28 अगस्त जो है ये योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। मेक इन इंडिया योजना अगर आपसे पूछे, मेक इन इंडिया, ये सभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तब ये योजना चलाई गई थी। तो ये जो योजना है ये 25 सितंबर 2014 को ये योजना शुरू हुई थी। कब? 25 सितंबर 2014। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना जो है शुरू हुई थी ये 22 जनवरी ये 2015 को शुरू हुई थी। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आइए चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। डिजिटल इंडिया अगर आपसे पूछे योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया शुरू हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। कब? 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को ये योजना चली थी। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी?
पानीपत हरियाणा। अभी और आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बेटी बचाओ, क्योंकि लिंगानुपात बहुत ज़्यादा कम है हरियाणा का। ठीक, देश में सबसे कम लिंगानुपात वहीं का है, हरियाणा का। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे दिमाग को शांत करके प्रश्न को पढ़िए। दहेज प्रथा वाला आ गया है, तो यहाँ पे आज भड़ास भी निकलेगा। तो देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम वगैरह जो होते हैं ये पॉलिटी के प्रश्न होते हैं। तो देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को आया था। 1961 दहेज से संबंधित कानून आया था, और 1961 में पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ था। पहला संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या किसे कहते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में मिल करके किसी विधेयक पे काम करे, तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। लेकिन ये हम लोग का प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न ये है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? तो ये 1961 में आया था। इसके तहत क्या किया गया कि जो दहेज लेने वाले भिखमंगे हैं, या फिर दहेज देने वाले जो ससुर जी हैं, या फिर दहेज में सहायता करने वाले, जो दहेज लेने या फिर देने में जो सहायता करने वाले जो अगुआ वगैरह हैं, फूफा जी वगैरह बन जाते हैं, फूफा जी मौसा जी, तो उन लोगों को क्या हो जाएगा? 15,000 रुपये का जुर्माना देंगे। अगर पकड़े जाएंगे तो जुर्माना देंगे, या फिर 15,000 रुपये जुर्माना, या फिर 5 साल का क्या होगा? इस योजना के तहत 5 साल का जेल होगा। तो अभी रुकिए, अभी बाकी है, अभी लड़कियों के लिए कुछ बाकी है। देखिए, इसके तहत आईपीसी की धारा, इसके तहत आईपीसी के मतलब आईपीसी संबंधित 2 धारा जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक तो आप लोग 498A याद रखेंगे, 498A की धारा जोड़ी गई, और दूसरी आपका 304 का बी जोड़ा गया, इसमें याद रखेंगे। अब इन दोनों योजनाओं को, मतलब इन दोनों धाराओं को जोड़ा गया। इसके तहत आप लोग भी ध्यान रखिएगा, खासकर लड़कियों से, कि इसके तहत आप लोग कहीं भी जाकर के कंप्लेन कर सकती हैं 498A और धारा 304B के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप लोग जाएंगी तो आपका जो है आपका समस्या नहीं सुना जाएगा, वो सब पहले होता था। अभी आप कहीं भी चले जाएंगी, किसी भी पुलिस चौकी में चली जाएंगी, तो ये सभी दहेज देने वाले, दहेज मांगने वाले और सहायता करने वाले, दहेज को लेकर प्रताड़ना करने वाले सब टंग जाएंगे, उसी वक्त टंग जाएंगे। तो आप लोग विश्वास रखिए भारत के कानून पे, और जा करके इसके तहत कहीं भी शिकायत दर्ज करिएगा, क्योंकि अब इसके मामले में किसी के बाप से भी नहीं डरना है दहेज के मामले में। ठीक, तो ये सभी अच्छी हरकतें नहीं होती हैं, दहेज मांगना वगैरह। तो देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1961 को ही लागू हो गया था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला संयुक्त अधिवेशन भी इसी को लेकर के बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन किससे संबंधित था? पहला संयुक्त अधिवेशन तो दहेज उन्मूलन से था। हम भी कई बार बताए हैं इस चीज को आप लोग को। तो पहला जो संयुक्त अधिवेशन था वो दहेज उन्मूलन से संबंधित था। दहेज उन्मूलन से संबंधित था, यानी कि दहेज को खत्म करने के लिए। तो देखिए, इसके तहत क्या किया गया कि दहेज लेने वाले, दहेज देने वाले और दहेज लेने देने में सहायता करने वाले, उसको 15,000 रुपये का जुर्माना और 5 साल का जेल की व्यवस्था की गई है। ठीक, और आईपीसी की धारा 498A और आईपीसी की धारा 403B के तहत कार्यवाही होगी। तो ये बातें थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? तो आ गया ना प्रश्न। तो देखिए, 2011 की जब जनगणना हुई, अभी वाला 2021 में होनी थी, वो हुई नहीं है कोविड के चलते। तो 2011 वाला एग्जाम में पूछा जाता है और 2011 वाला ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। तो 2011 की जो जनगणना है, इसके तहत सर्वाधिक साक्षर जो राज्य था वो आपका केरल है। कौन सा सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है? केरल है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षर कौन सा राज्य है, यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा राज्य है, तो वो है आपका बिहार। ठीक, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, आप अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वो है आपका केरल ही है। केरल। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किस में है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि
सर्वाधिक जन घनत्व या फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ ले या फिर सर्वाधिक जन घनत्व पूछ ले कौन से राज्य में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जन घनत्व पूछ ले तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार में सबसे ज़्यादा जन घनत्व। किसमें? बिहार में। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जन घनत्व कहाँ पे है, सबसे कम जन घनत्व कहाँ पे है, तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जन घनत्व है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है। और कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछ ले कौन सा है, तो बिहार है। अब सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से ये 6 प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये सभी बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, कोलेरू झील किस राज्य में है, तो कभी कभी झील किस राज्य में, कभी कभी नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा पर्वत किस राज्य में है, तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं। ये वैसे तो इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है, ठीक। कोलेरू झील जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे है, कोलेरू झील आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछे कि पुलिकट झील कहाँ पे है, पुलिकट झील, तो देखिए ये पुलिकट झील जो है ये दो राज्यों के सीमा पे है। कौन सा? एक तो आपका आंध्र प्रदेश है और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ये सीमा पे स्थित झील है पुलिकट झील। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि यहीं पे चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो चिल्का झील जो है कई बार पूछा गया है क्योंकि भारत का लैगून झील है और ये आपके कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। और उदाहरण कौन सा है, लैगून झील है। कैसा झील है? लैगून झील है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे डिडवाना झील के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ पे है, डिडवाना झील। ये अगर आपसे पूछे कहाँ पे डिडवाना झील, तो राजस्थान राज्य में। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में डिडवाना झील। उसके बाद लोनार झील पूछ ले, लोनार झील, तो ये क्या उल्का पिंड गिरने से बना है ऐसा कहा जाता है। तो लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में। और लोनार झील हो गया। लोकटक झील बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, लोकटक झील ये कहाँ पे है, तो ये है आपके लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जो लोकटक झील है ना, ये आपका ध्यान रखेंगे। तो लोकटक झील अगर आपसे पूछे तो ये आप लोग बताएंगे। उसके बाद ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद एक और झील के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील के बारे में। वूलर झील के बारे में आप लोग बताएंगे कि ये कहाँ पे है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए कि कोलेरू झील किस राज्य में है, तो कोलेरू झील जो है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में है। पुलिकट झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में सीमा पे स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है स्थित है, लैगून झील का एग्जाम्पल है। डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि वूलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और चिल्का झील आप लोग बताएंगे कहाँ पे है। अगला प्रश्न कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी जो है ये अपने आप में ही गदर था एक, क्योंकि यहाँ से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, या फिर अगर आपसे पूछे कि गदर पार्टी के पहले मंत्री कौन थे, यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि गदर पार्टी के संस्थापक या फिर गदर पार्टी के पहले मंत्री कौन थे, तो इन दोनों का जो जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, लाला हरदयाल। कौन हो जाएंगे, लाला हरदयाल। और गदर पार्टी के बारे में क्या पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना है ना वो 1913 में हुई थी। और ये पूछा जाता है कि कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना, तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी।
सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। लेकिन लोचा वाला प्रश्न क्या है? लेकिन जब पूछे कि गदर पार्टी के, यहाँ पे लोचा वाला प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछे कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। तो देखिए जो गदर पार्टी के अध्यक्ष हैं ये सोहन सिंह भखना है। कौन है? सोहन सिंह भखना। कभी कभी बच्चे क्या समझ लेते हैं कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भखना। तो नहीं, संस्थापक लाला हरदयाल हैं। और अध्यक्ष पूछेगा पहले अध्यक्ष कौन बने थे, ये अध्यक्ष भी कौन थे? पहले वाले अध्यक्ष थे, ठीक। और कौन थे? सोहन सिंह भखना थे। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काशीराम थे गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष। कौन थे? काशीराम। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी चीजें, जैसे आपसे पूछे कि गदर पार्टी का पहला अखबार का संपादन कब हुआ, गदर पार्टी ने पहला अखबार कब निकाला, ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। तो 1913 में। दो भाषा, एक तो उर्दू में, एक तो गुरुमुखी में ये छपती थी, ठीक। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक या फिर पहले मंत्री पूछ ले तो कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक या फिर पहले मंत्री लाला हरदयाल। 1913 में इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे? अमेरिका में। लेकिन जब पूछे कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे वो सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। अगर उसके बाद पूछे कि गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन थे, तो काशीराम गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। और पहला अखबार गदर पार्टी ने अपना कब निकाला? 1913 में, उर्दू और गुरुमुखी भाषा में, ठीक। अगला प्रश्न कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या था? ये जो प्रश्न था ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री से था। मॉडर्न हिस्ट्री से। और कैसा प्रश्न था? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी यहाँ पे पॉइंट बताएं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न था। कहाँ गए हो? यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न था, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यही पेट में पाया जाता है जो गुड़गुड़ करने से बचाता है। तो ये जो है साइंस का प्रश्न है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है HCl इसे बोलते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अन्य नाम है म्यूरिएटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? म्यूरिएटिक एसिड, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। म्यूरिएटिक अम्ल, या फिर सही से लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कुछ और समझ लेंगे। म्यूरेटिक या फिर म्यूरिएटिक एसिड अम्ल, कुछ भी पूछ सकता है। ये होता है इसका अन्य नाम, ठीक। अब ये पेट में पाया जाता है, ठीक। कुछ रसायन पदार्थों और उनके अन्य नाम के मतलब उसका अन्य नाम भी पढ़ लेते हैं। जैसे NaCl को क्या कहते हैं? तो NaCl तो ऐसे साधारण भाषा में इसको नमक कहते हैं, लेकिन ये है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगर आपसे पूछे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, MgOH का होल ट्वाइस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे, अम्ल की अभिक्रिया, जब आप लोग किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है? अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ कराते हैं तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक। हाइड्रोजन गैस, ठीक। अगर आपसे पूछे कि जब आप लोग क्या करते हैं, अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तब ये क्या बनाता है? अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पे ये क्या बनाता है? तो लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाता है? जल, H2O। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक एसिड इसका अन्य नाम है, पेट में पाया जाता है। कहाँ पे? अमाशय में पाया जाता है। तो ये भी अमाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है NaCl जिसका साधारण नाम नमक होता है और सोडियम क्लोराइड इसका साइंस वाला नेम है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये MgOH का होल ट्वाइस, ठीक।
अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ कराने पे लवण और हाइड्रोजन बनाता है, अम्ल का अभिक्रिया क्षार के साथ में लवण और जल बनाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो सार्क जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पूछा जाता है, और भारत जिसमें शामिल है एक ऐसा संगठन है, और भारत के सभी पड़ोसी देश शामिल हैं। तो हम लोग को जरूर इसको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत टपकता रहता है। ठीक, जैसे महुआ टपकता है ठंडी में, वैसे ही एग्जाम में ये प्रश्न टपकता रहता है। सार्क जिसे दक्षेस भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, दक्षेस भी कहते हैं। तो महुआ और जो ये प्रश्न है दोनों समान ही है। तो देखिए कितने सदस्य होते हैं सार्क में, तो सदस्यों की संख्या 8 है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से सदस्य हैं। तो नीचे से आप लोग गिनेंगे, मालदीव हो गया, मालदीव के बगल में ही श्रीलंका पड़ता है, और श्रीलंका के जस्ट ऊपर आपका कौन है, भारत है। और भारत के बाद सीधे चले जाएंगे आप लोग अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के बाद सीधे आ जाएंगे आप लोग पाकिस्तान में, सीधे पाकिस्तान में आ जाएंगे, और पाकिस्तान के बाद में सीधे चले जाएंगे नेपाल में, और नेपाल के ही बगल में क्या है, भूटान है, और भूटान के नीचे ही क्या है, बांग्लादेश है। भूटान के नीचे क्या है, बांग्लादेश। म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, आप लोग खास तौर पे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि क्या इसमें म्यांमार शामिल है, तो ये ऑप्शन में नहीं आप लोग बताएंगे कि इसमें ये नहीं शामिल है, नहीं नहीं नहीं। ठीक, और सार्क के बारे में स्थापना पूछा जाता है कि कब हुआ, तो ये पूरी डेट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत पुराना प्रश्न हो चुका है, तो पूरा डेट पूछेगा। ये स्थापना हुई थी 1985 में, और बात करते हैं जब स्थापना हुआ था तो ढाका में स्थापना हुआ था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में, कहाँ पे, काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल की ये राजधानी है। ढाका में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ढाका, और काठमांडू नेपाल में। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए सार्क में कितने सदस्य देश हैं, जिसे दक्षेस भी बोलते हैं। इसमें सदस्य देश की संख्या 8 है। मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 8 हो गए ना। म्यांमार इसमें सदस्य देश नहीं है, ये आप लोग विशेष तौर पे याद रखेंगे। स्थापना इसका कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में ढाका में, बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है, जिसे आप लोग हेडक्वार्टर बोलते हैं, वो काठमांडू नेपाल में है। अगला प्रश्न है कि 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1931 वाला कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था, ये अधिवेशन जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। ये अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक एग्जाम में नहीं, ये कम से कम 10-15 एग्जाम, मतलब बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। 10-15 तो हम कम बोल दिए। तो ये जो अधिवेशन है कराची में हुआ था। कहाँ पे, कराची में। ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में, सॉरी। तो ये जो अधिवेशन हुआ था, जो ये कराची में ही हुआ था। ये जो अधिवेशन हुआ था ये कराची में ही हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई, कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें किस चीज़ की मांग हुई थी, क्या चीज़ मांग हुई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि किस चीज़ का प्रस्ताव रखा गया था। यही प्रस्ताव और यही मांग की वजह से ये मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें मौलिक अधिकार, भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार की मांग की गई थी। किस चीज की मांग की गई थी, मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार की इसमें मांग की गई थी। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण अधिवेशन था जिसे आप लोग 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ये कई बार हाई कोर्ट में गया है। ये हाई कोर्ट सीधे जाता है, जैसे ये पूछता है और तुरंत ये हाई कोर्ट में जाता है। ये प्रश्न हाई कोर्ट में जाने के लिए ही बना है। इसमें क्या हो गया था, क्यों ये हाई कोर्ट में जाता है, क्योंकि इसका हो रहा था अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव। जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये अध्यक्ष का पहले चुनाव हो रहा था। तो इसमें 2 उम्मीदवार थे, एक थे आपके सुभाष चंद्र बोस, एक थे आपका सुभाष चंद्र, एक आपके उम्मीदवार कौन थे, सुभाष चंद्र बोस एक उम्मीदवार थे, और दूसरे आपके कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे।
क्या बात है, आज खूब गलत हो रहा है। सीता पट्टाभी सीतारामैया इसके एक उम्मीदवार थे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो इसमें रिजल्ट क्या रहा, चुनाव में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी क्या हुए, इसमें विजेता हो गए यानी कि अध्यक्ष ये बन गए। लेकिन सीतारामैया जी हार गए, क्या हो गए, ये हार गए। और ये बात जो है गांधी जी को पसंद नहीं आई, गांधी जी नाराज हो गए, कह रहे हैं कि हमारा जो मित्र है वो हार कैसे गया, सुभाष चंद्र बोस जी जीत कैसे गए। तो गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई। इसके वजह से क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी भी इस चीज से इसको समझते हैं और कुछ दिन के बाद क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो फिर जा करके ये त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन अध्यक्षता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो जब त्रिपुरी अधिवेशन पूछे तो आप लोग उस पर लगाएंगे क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लगाएंगे। इसके अध्यक्ष माने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये था आपका त्रिपुरी अधिवेशन। सीतारामैया जी हार जाते हैं, गांधी जी गुस्सा जाते हैं, मुंह फूल जाता है उनका कि कैसे ये जीत गए सुभाष चंद्र बोस और हमारे पट्टाभी सीतारामैया हार कैसे गए। तो इस वजह से ये हो जाता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ, अध्यक्ष कौन बने, तो अधिवेशन कराची में हुआ था। अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अध्यक्ष बने थे। कौन अध्यक्ष बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें किस चीज़ की मांग की गई, क्यों 1931 वाला ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ मुख्य ही कांग्रेस के अधिवेशन पूछे जाते हैं जो जिसमें कुछ अलग अलग चीज़ें की गई या फिर कुछ यूनिक चीज़ें की गई। जैसे 1931 वाले में मांग किया गया था या फिर प्रस्ताव रखा गया था कौन सा, मौलिक अधिकार का और आर्थिक अधिकार का इसमें मांग किया गया था। मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार का इसमें प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि इस चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा हुई थी, इस चीज़ को सुधार करने में ये या फिर ये चीज़ें ऐड किया गया था। फिर 1939 वाला, यहाँ पे त्रिपुरी नहीं लिखे क्या, तो यहाँ पे बड़ा सा त्रिपुरी लिखिए। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और फिर वो इस्तीफा दे देते हैं। फिर अध्यक्ष इसको कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहाँ पे। अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हो गई थी। तो देखिए अभी हमने बताया इस योजना के बारे में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी। तो ये जो योजना है 22 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू हुई थी। अब कहाँ से शुरू हुई थी, पानीपत से शुरू हुई थी। पानीपत कहाँ पे है आपका, हरियाणा से ये शुरू हुई थी। पानीपत हरियाणा से ये योजना शुरू हुई थी। तो इसी तरह से हम लोग कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये योजना लाने के जो कारण थे वो क्या थे। तो क्योंकि यहाँ की जो है हरियाणा की जो लिंगानुपात है, हरियाणा की जो लिंगानुपात है वो क्या है, भारत में सबसे कम है, सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पे है। तो इस वजह से ये योजना लाया गया था। अगर आपसे पूछे कि सुकन्या समृद्धि योजना कब आया था, सुकन्या समृद्धि योजना कब आया था, कई दिन से आपको ये पढ़ा रहे हैं। तो 2015 को आया था। छोटी बच्चियों का खाता खुलवाने के लिए। हृदय योजना कब आया था, तो हृदय योजना भी 2015 को ही आया था। कितने, 2015 को। अभी हमने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन या फिर अभियान ये कब शुरू हुआ था, तो ये 2014 को शुरू हुआ था। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए हम बताते हैं कि आप लोग को हमने बताया क्या। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी भी पूछे जाने वाली योजना है। 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी पूछी जाती है कि कहाँ से शुरू हुई, पानीपत हरियाणा से शुरू हुई, क्योंकि यहाँ का हरियाणा का लिंगानुपात हमने बताया ना बहुत ही ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहाँ पे कम है। सुकन्या समृद्धि योजना, तो इसी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ना, इसी के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना चलाया गया था। ये 2015 में चला था। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हृदय योजना कब आया था, तो ये 2015 में चलाया गया था हृदय योजना। और स्वच्छ भारत मिशन 2014 में भारत को साफ सुथरा बनाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, तो यहाँ पे 4 अधिवेशन कांग्रेस के इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहले के बारे में अगर आपसे पूछे कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तभी पहला अधिवेशन हुआ था।
और ये कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। मुंबई में एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ और इसमें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। कौन बने थे? WC बनर्जी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें अनुयायी कितने थे, अनुयायी कितने थे, तो 79 सदस्य थे। केवल 79 इसमें सदस्य ने भाग लिया था। कितने थे? 79। तो दांडी मार्च का था इसमें। अनुयायी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। फॉलोवर कितने थे? 72। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ और ये वाला कहाँ पे हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। और इसमें कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने। और जो तीसरा वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये 1887 में हुआ और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका, कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था मद्रास में। मद्रास में। तो इसमें कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, मैं से मद्रास और मैं से मुस्लिम, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे आपके कौन? बदरुद्दीन तैयब। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब बने थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चौथा वाला अधिवेशन कांग्रेस का अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का चौथा वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये इलाहाबाद में हुआ। चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में हुआ था और इसमें क्या हुआ था? जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है इलाहाबाद में हुआ था, चौथा वाला। और इसमें पहले कांग्रेस की इसमें कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। कौन बने थे पहले अध्यक्ष? तो ये बने थे जॉर्ज यूल। कौन बने थे? यहाँ पे नोट करेंगे कौन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अंग्रेज, जॉर्ज यूल। तो ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। पहला अधिवेशन मुंबई में। पहले अध्यक्ष बने हैं WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। प्रतिनिधि कितने थे इसमें? 72 इसमें लोग शामिल थे। 86वां मतलब फिर कांग्रेस का जो है दूसरा वाला कब बैठक हुआ? तो 1886 में कोलकाता में हुआ। इसमें पहले कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। 1887 में तीसरा वाला मद्रास में हुआ। इसमें कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। उसके बाद कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसमें कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुए थे? जॉर्ज यूल बने थे। कौन? जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है कि के.आर. नारायण का पहला उपन्यास कौन है? तो स्वामी एंड फ्रेंड। ये जीडी में भी पूछा गया है, NTPC के भी एग्जाम में पूछा गया है और MTS के भी एग्जाम में पूछा गया ही होगा, क्या पता। तो देखिए के.आर. नारायण का जो पहला उपन्यास है वो स्वामी एंड फ्रेंड है। क्या है? स्वामी एंड फ्रेंड्स इनके जो है पहला उपन्यास है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका पहला उपन्यास है। और भी कई चीजें हैं जिसमें से एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। अगर आपसे पूछे द वेंडर ऑफ स्वीट्स ये किसकी जो पुस्तक है? ये किसकी पुस्तक है? तो वो भी आपके के.आर. नारायण की पुस्तक है। यहाँ पे नोट कर लेंगे के.आर. नारायण की पुस्तक है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि के.आर. नारायण का पहला उपन्यास कौन है? तो स्वामी एंड फ्रेंड के.आर. नारायण का पहला उपन्यास है। द वेंडर ऑफ स्वीट किसका है? ये भी स्वामी के.आर. नारायण का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान समिति का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे देखिए ये भी लोचा वाला प्रश्न है। ये कैसा प्रश्न है? ये लोचा वाला प्रश्न है। यहाँ पे नोट करेंगे लोचा वाला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जब यहाँ पे समिति लगा देना तब इसकी स्थापना कब हो जाएगी? तो इसकी स्थापना 1962। लेकिन जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यहाँ पे बना देना, तो जब संगठन लगाएगा तो ये हो जाएगा आपका इसरो। तब इसे क्या कहा जाने लगेगा? तब इसे कहा जाएगा इसरो। तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना है ये हुई थी 15 अगस्त 1969। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछे कि भारत में अंतरिक्ष आयोग का स्थापना कब हुआ, या फिर आपसे पूछे कि भारत में अंतरिक्ष
अंतरिक्ष विज्ञान का गठन, अंतरिक्ष आयोग हो गया। अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था, अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था, तो ये आप लोग बताएंगे कब हुआ था, 1972। तो यहाँ पे देखिए, जब पूछेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, तब इसकी स्थापना कब बताई जाएगी, 1962। जब पूछेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो इसे ही बोलते हैं इसरो। क्या बोलते हैं, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे ही बोलते हैं इसरो, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। अगर अंतरिक्ष आयोग की स्थापना पूछे तो 1972, या फिर अंतरिक्ष विभाग की स्थापना पूछे तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना भी 1972 में। तो जो भारत में अंतरिक्ष के, जो अंतरिक्ष व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं, वो कौन है, बस यही एक बता दीजिए। तो जनक है आपके विक्रम साराभाई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए, रिवीजन तो कर चुके हैं। अगला प्रश्न कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पूछा जाता है। आप लोग सभी शास्त्रीय नृत्य को याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश का पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, कुचिपुड़ी बताएंगे। क्या बताएंगे, कुचिपुड़ी बताएंगे। अगर वहीं तमिलनाडु का पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, मोहिनी अट्टम नहीं, कथकली नहीं, भरतनाट्यम बताएंगे। क्या बताएंगे, भरतनाट्यम। वहीं केरल का पूछ लेगा तो यहाँ पे एक ही राज्य ऐसा है कि जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम और कथकली। लेकिन यहाँ पे कथकली है, लेकिन कथक जब पूछ ले, कथक पूछ ले तो ये कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत, आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का ये है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है ओडिसी, तो उड़ीसा का है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ओडिसी उड़ीसा का है। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं पूछ ले मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। कहाँ का, मणिपुर का है। और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, तो सत्रिया कहाँ का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्रिया भी बहुत पूछा जाता है, सत्रिया। तो ये जो है असम का है। कहाँ का, असम का है। तो यहाँ पे सत्रिया इंपॉर्टेंट हो गया। और आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। केरल के में मोहिनी अट्टम, कथकली, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कथक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उत्तर प्रदेश भारत का। और फिर आपका सत्रिया असम का, ओडिसी मणिपुर क्या हो गया, मणिपुर का। ठीक, अब ये क्यों एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से कैसे एग्जाम में बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये सभी लोग पढ़े होते हैं। भाषाशास्त्री नृत्य बहुत सारे लोग, सभी लोग पढ़े होंगे। तो लेकिन जब ये एग्जाम का समय आता है तो तब तक ये क्या होता है, दिमाग से सरक जाता है, मतलब कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये किस राज्य का है, कहाँ पे लगाएं। तो अगर आप लोग क्लास में रोज बने रहते हैं तो ये सभी चीजें आप लोग को मुंह जबानी याद रहेगी। अगला प्रश्न कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, पॉलिटी से, पॉलिटी मेरा फेवरेट। कह रहा है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो जब राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 250 बताएंगे, जब होते हैं पूछे तो 250। लेकिन राज्यसभा में वर्तमान समय कितने सदस्य हैं, तो 245 ही हैं। जिसमें से राज्यों से कितने आए हैं, राज्यों से या फिर पूछ ले कि संघ राज्य से कितने आए हैं, राज्य या फिर संघ राज्य से कितने आए हैं, तो 233 सीटें राज्य और संघ राज्य से आई हुई हैं। जबकि 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे 12 सदस्यों के राज्यसभा में मनोनीत करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी चीजें कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि मनोनीत कितने सदस्यों को कहते हैं राष्ट्रपति, तो 12 अभी हमने बताया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है पूछ ले, अगर राज्यसभा के बारे में पूछे किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा जो है अनुच्छेद नंबर 80 में है। और राज्यसभा का अन्य नाम अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा को अन्य क्या क्या नाम बोलते हैं, तो इसे द्वितीय सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं, अस्थाई सदन बोलते हैं, मतलब इसे अस्थाई सदन बोलते हैं। और इसे ही क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च
सदन बोलते हैं। तो ये राज्यसभा के कुछ नाम हैं जिसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में जो है 250 सदस्य होते हैं। वर्तमान समय कितने 245 हैं, और जिसमें से संघ और राज्यों में से कितने हैं 233 सीट, और 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का जो गठन है 1952 में हुआ था। अनुच्छेद किसमें 80 में है। इसको जो है संसद का द्वितीय सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। इसको संसद का उच्च सदन बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये इसे बोलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, और हिंदी में इसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये लिया कहाँ से गया है, पॉलिटी से लिया गया है, और पॉलिटी को कहते हैं संविधान वाले प्रश्न। ठीक, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो देखिए भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार है। तो ये पहले पढ़ लेते हैं भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगर अनुच्छेद पूछे कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद ये है 12 से लेकर के 35 तक। किस अनुच्छेद में है इसका, 12 से लेकर के 35 तक। अगर आपसे पूछे लिया किस देश से गया है मौलिक अधिकार, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ पे, अमेरिका के संविधान। अब भाग 1 के बारे में पढ़ लेते हैं। भाग 1 में क्या लिखा गया है, तो भाग 1 अगर आपसे पूछे तो इसमें है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। उसके बाद ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये 1 से लेकर 5 तक है। 1 से लेकर के 5 तक है, नहीं 1 से लेकर के 4 तक है। ये किस अनुच्छेद से लेकर के, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है। इसमें है राज्य क्षेत्र। अगर आपसे पूछे कि इसमें अनुच्छेद क्या है, तो 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद है। कितने, 1 से लेकर के 4। और भाग 2 में क्या है, भाग 2 में पूछे तो इसमें क्या है, नागरिकता। आप लोग ध्यान रखेंगे, नागरिकता भाग 2 में है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो इसमें 5 से लेकर के 11 है। तो अब भाग 3 में हमने बताया क्या है, भाग 3 में हमने बता दिया कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है। यहाँ पे मौलिक अधिकार है। ठीक, और अनुच्छेद कहाँ से है, 12 से लेकर के 35। अब भाग 4 लिख लीजिए। यहाँ पे भाग 4 में क्या है, तो इसमें DPSP है, जिसे आप लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे, अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेकर के 51 बताएंगे। अब एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, संघ। संघ पूछे किस अनुच्छेद में है, संघ भाग 5 में है। तो संघ जो है भाग 5 में है। और अनुच्छेद पूछ ले तो ये है आपसे 52 से लेकर के 151। अनुच्छेद आपसे पूछे तो बताएंगे आप लोग 52 से लेकर के 151। सब चीज़ याद करके एग्जाम में जाना है, प्रश्न पाना है। एग्जाम में पेपर मिलते ही उड़ा देना है एकदम पेपर। तो देखिए भारत के संविधान में किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया, तो भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक लिया गया है अमेरिका से। और भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच में ये है। और उसके बाद भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 है। और भाग 4 में क्या दिया गया, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। उसके बाद भाग 5 में क्या है, संघ है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151। इतने आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर साइंस से आ चुका है, और साइंस आपका फेवरेट। क्या कह रहा है कि मीथेन का प्रतीक क्या है, तो मीथेन का प्रतीक NH4 है। क्या है, CH4 है। CH4 है मीथेन का प्रतीक। क्या है, CH4 है। बोलते समय कुछ और भी मुंह से बोल दे रहे हैं, तो जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोग से। और इसे क्या कहा जाता है, इस मीथेन को क्या कहा जाता है, इसे मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि इसके स्रोत कहाँ पे, मतलब कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए पशुओं का जो है, पशुओं लिखिए चाहे तो जीवों लिख लीजिए। तो देखिए पशुओं का जो अवशिष्ट होता है, अवशिष्ट क्या बोलते हैं, जैसे मलमूत्र हो गया, हगटन हो गया, मूत्र त्याग, ये सभी चीज़ों में पशुओं का अवशिष्ट उसे बोलते हैं, मलमूत्र में वो होता है। और धान की खेत में भी पाया जाता है। धान की खेत में भी पाया जाता है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे कि दलदली भूमि में पाया जाता है। कहाँ पे, दलदली भूमि में मार्स गैस पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए कुछ जो है रसायन पदार्थ है उसके प्रतीकों को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि क्यूप्राइट का क्या फार्मूला होता है, क्यूप्राइट का फार्मूला अगर आपसे पूछे
तो ये होता है Cu2O, क्यूप्राइट इसे बोलते हैं। उसके बाद म्यूरिएटिक एसिड भी बताया हमने, म्यूरिएटिक अम्ल भी हमने बताया। इसका क्या होता है, तो ये होता है HCl होता है। इसका क्या होता है, HCl। और भारी जल भी हमने बताया, भारी जल आप लोग याद रखेंगे, भारी जल जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, D2O होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड मंदक नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। तो देखिए मीथेन का प्रतीक क्या है, तो मीथेन का प्रतीक CH4 है। क्या होता है, CH4। इसे क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मार्स गैस कहते हैं। उसके बाद स्रोत क्या होता है, पशुओं का जो अवशिष्ट होता है धान की खेती में, दलदली भूमि में ये पाया जाता है। भारी जल का क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, क्यूप्राइट C2O मतलब Cu2O, म्यूरिएटिक अम्ल HCl। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर फील्ड में ओले 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 आ गया, तो कंप्यूटर फील्ड में ओले का विस्तार क्या है। तो ये प्रश्न जब बच्चा पढ़ेगा ना, जब एग्जाम देते समय ये प्रश्न उसको मिलेगा और नहीं आएगा तो एक यही गाना गाएगा कि जब भी मैं प्रश्न को देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, यही प्रश्न तब आएगा जुबान पे। तो अभी आप लोग याद रख लीजिए। तो ये कंप्यूटर का प्रश्न है, और कंप्यूटर के प्रश्न भी आजकल एग्जाम में 2-4 पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग को मोबाइल तो चलाने आता है, कंप्यूटर नहीं चलाने आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए कंप्यूटर फील्ड में ओले का विस्तार क्या है, तो ओले का विस्तार जो है यहाँ पे लिखेंगे, इसका विस्तार होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग। ओले का विस्तार क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग मतलब जोड़ना, और ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग। आइए 2-4 फुल फॉर्म को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। OCR ऐसे लग रहा है कि CR को बुलाया जा रहा है, जैसे OCR मतलब आओ। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल, C फॉर होता है कैरेक्टर, और री फॉर होता है रिकॉग्नाइजेशन। कैसे लिखा जाएगा, चलिए इंग्लिश लिखते हैं, रिकॉग्नाइजेशन। आता नहीं है, लिख दे रहे हैं ऐसे, GITION, रिकॉग्नाइजेशन। फिर उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। OMR का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो ये होता है ऑप्टिकल, M फॉर हो गया मार्क, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। अब लिखेंगे रिकॉग्निशन, ऐसे करके होता है रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। अगर आपसे पूछे कि OSS का फुल फॉर्म बता दीजिए, OSS का फुल फॉर्म तो इसका होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कंप्यूटर फील्ड में ओले का विस्तार क्या है, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग। और ये NTPC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऐसा ना करिए कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न ले आ रहे हैं। तो NTPC एग्जाम में 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और फिर OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। और फिर OSS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, तो सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र वो अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आता है, जिसे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया, एक इसको 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और आपके हो जाएंगे तृतीयक क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा आपका पशु हो गया आपका पशुपालन हो गया,
खनन हो गया, पशुपालन खनन हो गया, वन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन हो गया। ये सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन हो गया, वन हो गया, कृषि आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, कृषि, ये सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएंगी, तो द्वितीय क्षेत्र उसी क्षेत्र को कहते हैं, इसे जैसे उद्योगों में जो चीज़ें बनाई जाती है, जो चीज़ उद्योग में आ गया वो सभी द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र का अन्य नाम पूछे क्या है, तो इसे विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, तृतीय क्षेत्र में जैसे आपका शिक्षा हो गया, फिर बैंक हो गया, बैंक या फिर होटल हो गया, ये सभी होटल हो गया, और फिर वो परिवहन हो गया, तो ये सभी तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। उसके बाद संचार भी हो गया, जो आपको लोग फ़ोन लगाते हैं, हाँ बाबू सोना बताओ खाना खाया कि नहीं खाया। उसके बाद ये जो है इकोनॉमी का प्रश्न था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं। और सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का एक हिस्सा है, तो सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला क्षेत्र पशुपालन आएगा, खनन आएगा, वन आएगा। और खनन मतलब माइनिंग, जिसे मतलब सोना निकालना, तांबा निकालना, और ये क्या बोलते हैं, लोहा निकालना। मत्स्य पालन, मछली पालना, कीट पालन, ये सभी उसमें आ जाएगा। जैसे सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हार्टिकल्चर, ये सभी किस में आ जाएगा, सभी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र आपका उद्योग हो गया, जैसे उद्योगों में जो चीज़ें बनाई जाएगी वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। और तृतीय क्षेत्र में जैसे शिक्षा हो गया, जो सेवा किया जाता है, शिक्षा हो गया, बैंक हो गया, होटल हो गया, सेवा करने के बदले पैसा लेते हैं, परिवहन हो गया, संचार हो गया, तो ये सभी क्या हो गए तृतीय क्षेत्र में। और अगला प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए मात्रकों या फिर इकाई से प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई मतलब मात्रक ही होता है, तो बल का एसआई मात्रक पूछे तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो किस में आए, साइंस का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए आप लोग, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बल का जो है, बल का सीजीएस मात्रक अगर आपसे पूछ ले तब क्या होता है, तो ये होता है डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। अब वो बसवारी में पाए जाने वाली डाइन नहीं, और ये जो है मात्रक वाला, यूनिट वाला डाइन है। अगर ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे शक्ति का मात्रक बता दीजिए, शक्ति का मात्रक तो होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, W इसका सिंबल होता है। आवेश का मात्रक अगर आपसे पूछे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम। आवेश का मात्रक C फॉर कुलाम। और फिर अगर आपसे पूछे विद्युत धारा का मात्रक बता दीजिए, विद्युत धारा का मात्रक बता दीजिए, तो इसका एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कार्य, उष्मा, ऊर्जा, कार्य का पूछ ले या फिर उष्मा का पूछ ले या फिर ऊर्जा का पूछ ले, ये तीनों का जो मात्रक होता है वो जूल। ठीक, जूल, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सीजीएस मात्रक पूछेगा तो डाइन बताएंगे। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। कार्य, उष्मा, ऊर्जा, इन तीनों का मात्रक आप लोग ध्यान रखेंगे क्या होता है, जूल होता है। तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। रिवीजन तो हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है। आइए चलिए जितने भी आपके पैमाने होते हैं उनमें पानी का हिमांक देख लेते हैं। ठीक, पानी का हिमांक देख लेते हैं। जैसे केल्विन का, ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा, केल्विन के जो पैमाने पे पानी का हिमांक जो होता है वो 273.15 केल्विन होता है। अगर 273.15 आप लोग नहीं याद रख पा रहे होंगे तो आप लोग 273 केवल याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, तो अगर हिमांक बिंदु की जल के बारे में, यहाँ पे जल हेडिंग है, हम लोग का जल हेडिंग है। अगर जल के हिमांक के बारे में बात करें तो जैसे इसका डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर अगर आपसे पूछे फ़ारेनहाइट पैमाने पे क्या होता है, तो
तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन पैमाने पे पूछ ले तो 273.15 अभी हमने बताया केल्विन होता है। अगर आपसे पूछे क्वथनांक के बारे में, जल का क्वथनांक अलग अलग पैमानों पे, अगर सेल्सियस पैमाने पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पूछे तो ये इसमें कितना जोड़ेंगे, 212 हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सेल्सियस तो 373 हो जाएगा, 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन, 373 डिग्री केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता, 373 केल्विन हो जाएगा। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे जल के बारे में पढ़ ही रहे होंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जल का अगर आपसे पूछे क्रांतिक कोण, अगर आपसे पूछे जल का क्रांतिक कोण क्या होता है तो क्रांतिक कोण 1.33 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जल का जो है क्रांतिक कोण पूछ ले, जल का क्रांतिक कोण 48.3 होता है, कितना 48.2 होता है। लेकिन जल का अगर आपसे पूछे वो क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक है। जल का अपवर्तनांक अगर आपसे पूछे कितना होता है तो 1.33 होता है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है तो 273.15 केल्विन। और जल का जो हिमांक है अगर केल्विन पैमाने पूछे तो कितना होता है 273.15। अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पूछे तो 273 तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हिमांक पे पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पूछे तो 212। अगर केल्विन पैमाने पूछे तो 373। जल का क्रांतिक कोण 48.2 और जल का अपवर्तनांक 1.33333333। ठीक। गरीबी उन्मूलन पहली बार किस योजना में जोड़ा गया तो ये भी लोचा वाला प्रश्न है, यहाँ पे नोट कर लेंगे, लोचा वाला प्रश्न है। आइए चलिए देखते हैं क्या लोचा है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 50 बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इकोनॉमी से प्रश्न है, तो ये तीनों लेवल लगा करके इस प्रश्न को पढ़िएगा। तो देखिए, गरीबी उन्मूलन पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया तो ये जोड़ा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, 5th 5 ईयर प्लान। 5वीं पंचवर्षीय में योजना में जोड़ा गया। और लेकिन अगर आपसे पूछे कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में, लेकिन गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा कब दिया गया तो ये 1971 में दिया गया। जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग है ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1974 से लेकर के 1979 तक चला था, 1974 से लेकर के 1979। लेकिन जब पूछा जाता है गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा कब दिया गया तो 1971 में। जबकि अगर आपसे पूछे कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में, तब आप लोग बताएंगे कि पांचवी 5 ईयर प्लान में दिया गया था। जब पूछे नारा किस पंचवर्षीय योजना जोड़ देना, किस पंचवर्षीय योजना, तो आप लोग 5वीं पंचवर्षीय। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गरीबी हटाओ का जो देश बचाओ का नारा कब दिया गया था 1971 बताएंगे। ठीक। गरीबी से संबंधित 2 समितियां आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो आपका सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में पूछ ले, और फिर या फिर डीटी लकड़वारा समिति। इन दोनों समिति का जो संबंध है किससे है तो गरीबी से है। गरीब मैं भी हूँ, क्या करूँ, तो ये संबंधित है गरीबी से। किससे संबंधित है, गरीबी से। ठीक। चलिए रिवीजन करते हैं कि गरीबी उन्मूलन पहली बार किस योजना में जोड़ा गया तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। इस 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा कब दिया गया 1971 में। लेकिन पूछे कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना। सुरेश तेंदुलकर समिति और डीटी लकड़वाला समिति ये दोनों गरीबी से संबंधित है। ताजमहल परिसर का निर्माण कब शुरू हुआ था तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोचा वाला प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक लोचा इसमें भी हो गया था। लोचा वाला प्रश्न नहीं है लेकिन लोचा हुआ था। देखिए क्या लोचा हुआ था। अब ताजमहल परिसर का निर्माण शुरू हुआ था 1932, इसका जवाब हो जाएगा। देखिए क्या इसमें माजरा क्या है तो 1932 नहीं होगा भैया, 1632। मोदी जी थोड़ी ना बनवा रहे हैं कि 1932 में बनेगा, ये चला था 1632 में। ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर आप बनवाएं तो ये बन सकता है
2000 कितने में 2027 में आप अपना ताजमहल बनवा सकते हैं, तो अपने उनके लिए। तो ताजमहल परिसर का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 में शुरू हुआ था। और ये जो है मेडुअल हिस्ट्री से प्रश्न है। अब देखिए शादी कराइए, देखिए शादी किसका होगा? तो शादी होगा यहाँ पे आरजूमंद बानो बेगम, आरजूमंद बानो बेगम। आरजूमंद बानो बेगम वेड्स कौन? आरजूमंद बानो बेगम वेड्स खुर्रम। कौन? खुर्रम। अब खुर्रम आपको बेकार लग रहा हो तो ये किसको कहा जाता है? शाहजहां को। शाहजहां का बचपन का नाम था। जब ये गद्दी पे बैठा तो नाम रख लिया क्या? शाहजहां। लेकिन खुर्रम बनवाया कौन था? तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, शाहजहां ने बनवाया था। कौन बनाया था? शाहजहां ने। कहाँ पे है ताजमहल? तो ये भी नोट करेंगे, आगरा में। कहाँ पे? आगरा का ताजमहल। ये भी आरजूमंद बानो बेगम को आगे चल के इन्हें ही मुमताज महल कहा गया। क्या कहा गया? मुमताज महल का इनको क्या किया गया? उपाधि दी गई आरजूमंद बानो बेगम को। अब क्या हुआ? इनकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए इनकी मृत्यु के बारे में 1631 में इनकी मृत्यु हुई। कैसे मृत्यु हुई? प्रसव पीड़ा के दौरान। अगर आप लोग प्रसव नहीं समझ पा रहे होंगे, प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हुई, तो डिलीवरी के समय इनकी मृत्यु हुई। डिलीवरी नहीं समझ पा रहे होंगे तो बच्चे को जन्म देते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तभी शाहजहां का दिमाग खटका, कह दिया ये क्या हो गया? दुख की वजह से कुछ कह नहीं पाया बेचारा, और ये क्या किया? पीड़ा। सही लिखा है पीड़ा, तो हाँ सही है। तो देखिए, तो ये क्या किया? ये ताजमहल का निर्माण करवाया 1632 में आगरा में। जो मृत्यु हुई थी ना, तो एक प्रश्न और यहाँ पे पूछा जाता है, पहले इनको कहाँ पे दफनाया गया था? पहले इनका मकबरा कहाँ पे बनाया गया था? तो पहले मकबरा जो है बुरहानपुर में बनाया गया था। कहाँ पे? बुरहानपुर में इनका मकबरा बनाया गया था। फिर वहाँ से खुदवा करके जब ताजमहल बनवाया गया तो इनका जो मकबरा लाया गया कहाँ पे? आगरा में इनका मकबरा ला करके किया गया। ठीक, ये जो ताजमहल है ना, वो आरजूमंद बानो बेगम का ही मकबरा है। मुमताज का भी मकबरा है। शाहजहां को शायद भी वहीं पे दफनाया गया है। तो अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। आज वीडियो बड़ा भी हो जाएगा मुझे लगता है। तो ये कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये 1975 में भेजा गया था, 1975 में। और इसका नाम क्या था? नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। ये जो उपग्रह था आलिया भट्ट का क्या था? भाई था। इस वजह से इसका नाम आर्यभट्ट हो गया। ठीक, उसके बाद फिर मदद कौन किया था? 1975 में गया था। मदद किसने किया था? तो इसमें रूस वाला सोवियत संघ ने मदद किया था। अगर आपसे पूछे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर के बारे में अगर आपसे पूछे तो इसका नाम क्या था? अप्सरा था। क्या था? अप्सरा। कब फोड़ा गया था? 1975 में से बनाया गया था। फूटता नहीं है, सॉरी फिर गलत हो गया है। इसको बनाया गया था 1956 में। 1956 में ये बनाया गया। 75 तो ये था आपका पहला परमाणु संयंत्र, अरे पहला उपग्रह 75 में। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया? अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन था? प्रक्षेपास्त्र तो पृथ्वी थी। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी। पहला प्रक्षेपास्त्र भारत का पूछ ले तो आपका पृथ्वी था। अगर आपसे पूछे कि भारत की, यहाँ पे नोट करिए क्योंकि जगह नहीं है, अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो वो थे आपके राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक, 1984। अगर आप लोग यहाँ तक पढ़ते हुए आए हैं तो इसका मतलब आप लोग को क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, और धन्यवाद क्लास को करने के लिए। और इसी तरह से हमेशा क्लास में बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब खुश रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। अरे जय हिंद वाला कहाँ गया? अरे यार, इसमें जय हिंद वाला लगा नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक नया पेज लेंगे और उसमें जय हिंद लिखेंगे और क्लास को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। जय हिंद। जय हिंद और भारत माता की जय। थैंक यू।